प्रिय विद्यार्थियों, आधुनिक विश्व का इतिहास के पेपर में आज जिस देश का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह है जापान। किस प्रकार जापान ने आधुनिकीकरण का आरंभ किया, इसकी चर्चा आज इस लेसन में हम करेंगे। 19वीं शताब्दी में चीन और जापान दोनों को ही जो पश्चिमी देश थे उनकी साम्राज्यवादी लिप्सा का सामना करना पड़ा था। चीन पर किस प्रकार यूरोपियंस ने प्रभुत्व कायम किया, इसके बारे में हम अपने पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। चीन ने उन्हें रोकने के लिए युद्ध का सहारा लिया था। अफीम युद्धों की चर्चा हमने की और उन युद्धों में चीन असफल रहा। वहीं हम देखते हैं कि जापान ने तर्क संगत तरीके से अपने प्राचीन इतिहास और वर्तमान के बीच सामंजस्य बिठाते हुए अपने को भविष्य के लिए तैयार किया, यानी अपना आधुनिकीकरण किया। और वो किस प्रकार से किया, कैसे किया, क्यों किया, उसी की चर्चा हमें आज अपने इस अध्याय में करनी है। सबसे पहले हम जापान की पृष्ठभूमि के बारे में जान लें। जापान हमारे जो मानचित्र है विश्व का, उसमें सबसे पूर्व में आने वाला देश है। सबसे पूर्व में है, इसीलिए उसे निप्पॉन कहा जाता है, यानी जहां से सूर्य उगता है। इसके बाद आप देखिए 4 बड़े द्वीपों से, वैसे तो छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं वहां पर, लेकिन मुख्यतः 4 बड़े द्वीपों से बना हुआ देश है। सबसे ऊपर देखिए होकाइडो, फिर होन्शु है, उसके बाद नीचे एक शिकोकू है और सबसे नीचे है क्यूशु। इस प्रकार 4 बड़े द्वीपों से मिलकर बना है ये। और इसके अंदर उत्तर में कुरील द्वीप समूह और दक्षिण में फार्मोसा द्वीप, वहां तक जापान विस्तृत है। जापान में जिस धर्म का पालन किया जाता था वो था शिंतो धर्म, जिसका अर्थ होता है देवताओं का पंथ। इसमें जो उनके पूर्वज थे, जो प्राकृतिक शक्तियां थीं, उनकी उपासना की जाती थी। लेकिन कालांतर में जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ तो चीन से बौद्ध धर्म जापान तक भी जा पहुंचा और उसने भी एक मुख्य धर्म का स्थान प्राप्त कर लिया। तो शिंतो धर्म था एक तो, और दूसरा था बौद्ध धर्म जो बाद में जापान पहुंचा। अभी तक जापान में ये परंपरा थी कि जब भी जापान का राजा बदलता था, यानी एक राजा की मृत्यु होने के बाद जब उसका उत्तराधिकारी राजा बनता था, तो वो अपनी राजधानी को बदल दिया करता था। जैसे कभी नारा रही, कभी हायरा रही और फिर क्योतो। लेकिन 710 ईस्वी से स्थायी रूप से एक ही राजधानी बना दी गई थी, जो थी क्योतो। यानी अब राजा कोई भी बने, राजधानी क्योतो ही रहेगी। मध्यकाल में जापान में भी सामंतवाद था। जिस प्रकार हम यूरोप में देखते हैं, एशिया में देखते हैं, हमारे भारत में ही देखते हैं कि मध्यकाल की एक विशेषता रही सामंतवाद का उदय। जापान में भी हमें सामंतवाद देखने को मिलता है। हुआ ये कि जो शक्तिशाली सेनानायक होता था उसे शोगुन, बर्बरों का दमन करने वाला, शोगुन की उपाधि दे दी जाती थी और फिर उसे जापान का सेनापति बना दिया जाता था। आरंभ में तो यह परंपरा थी कि जब भी किसी व्यक्ति को शोगुन की उपाधि दी जाती थी तो जब तक वो जीवित रहता जापान का सेनानायक रहता था और उसकी मृत्यु के बाद फिर अन्य किसी योग्य व्यक्ति को दे दी जाती थी। लेकिन जब ये उपाधि तोकुगावा वंश के योरितोमो को दी गई, उसके बाद एक के बाद एक उसी वंश के कुछ योग्य व्यक्ति हुए, उत्तराधिकारी हुए, और यह उपाधि उन पर ट्रांसफर होती रही और धीरे धीरे तोकुगावा वंश के पास ही शोगुन की उपाधि रह गई। तो एक तो शोगुन अधिकारी था जो सेनानायक होता था। इसके अतिरिक्त दाइमो और समुराय, 2 प्रकार के सामंतों का उल्लेख भी हमें जापान में प्राप्त होता है। समुराय जापान में एक प्रकार की तलवार का नाम है
और जो समुराय सामंत होते थे ये सैनिक सेवा देने वाले होते थे, और इनको ये अधिकार प्राप्त था कि 2 समुराय तलवारें ये अपने पास रख सकते थे, और इसीलिए इन्हें समुराय सामंत का नाम दिया गया था। दूसरे दाइमो सामंत थे जो प्रशासनिक कार्य किया करते थे। धीरे धीरे जापान की जो सत्ता जो सम्राट के पास थी, वो सम्राट के हाथों से निकलकर शोगुन, जो कि उसका सेना नायक हुआ करता था, बाद में प्रधानमंत्री का रूप उसने ग्रहण कर लिया, तो सारी प्रशासनिक सत्ता शोगुन के पास आ गई। और जो जापानी सम्राट था मिकादो, उसे क्योतो तक ही सीमित रह जाना पड़ा। तो शोगुन जो है वो तो येडो में रहता था, और जो मिकादो है, जापानी सम्राट है, वो क्योतो में रहता था, जहां वो अपने उच्च अधिकारियों, जिन्हें कुगी कहा जाता था, उनसे मंत्रणा करता रहता था। लेकिन वास्तविक सत्ता शोगुन के पास थी। अब चूंकि शोगुन जो तोकुगावा वंश का था, तो उसके पास सत्ता होने के कारण जो और सामंती वंश थे, जैसे चोशु सामंत हैं, सत्सुमा सामंत हैं, ये सब तोकुगावा वंश के विरोधी हो गए। अब पश्चिमी शक्तियों का जापान के अंदर प्रवेश आरंभ हुआ। आप जानते हैं कि पुनर्जागरण काल के अंदर नई नई भौगोलिक खोजें की जा रही थी, और इन भौगोलिक खोजों के अंदर जापान जो है उसे भी समुद्री मार्ग से खोजा गया। सबसे पहले 1543 में यहाँ पुर्तगालियों का और ईसाई पादरियों का प्रवेश हुआ। इनसे जापानियों ने अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद बनाने की विधि को सीखा। ईसाई पादरियों को यहाँ पर धर्म प्रचार की स्वीकृति भी दी गई। 1571 तक हम देखते हैं कि ये जो जापान है, वहां ईसाइयों की संख्या 30,000 तक पहुंच गई थी। इस समय डच, स्पेन के व्यापारी ये भी यहाँ पर आ गए थे। धीरे धीरे इन लोगों के आपसी संघर्ष और इनकी क्रियाकलापों को देखकर, इनकी घुसपैठ को देखकर जापान के जो सामंत थे, जो शोगुन थे, वो घबरा गए, क्योंकि उन्हें लगा कि जिस प्रकार अमेरिका पर इन पश्चिमी शक्तियों ने अधिकार जमा लिया था, उस प्रकार कहीं ये जापान पर अपना अधिकार न जमा ले। और दूसरी चीज, इन सामंतों को लगा कि यदि ये पश्चिमी शक्तियां जापान में आ जाएंगी, तो जो हमारे पास शक्ति है वो शक्ति कहीं खत्म ना हो जाए। तो जापान द्वारा 1637 में इन विदेशियों के लिए द्वारों बंद कर दिए गए, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि कहीं जापान पर ये अधिकार न जमा ले। लेकिन धीरे धीरे 19वीं सदी में जब चीन के अंदर यूरोपियों ने अपना प्रभुत्व जमा लिया, तो पुनः यूरोपीय गतिविधियां आरंभ होने लगी, और 1825 में जापान में ये आज्ञा दी गई कि यदि कोई विदेशी जहाज जापान में उतरा तो उसे गोली मार दी जाएगी। अब इसके बाद अमेरिका के द्वारा जापान के अंदर घुसने का प्रयास किया जाता है। जैसे अफीम युद्धों के द्वारा चीन का द्वार विदेशियों के लिए खोल दिया गया था, ठीक उसी प्रकार अमेरिका के प्रयास द्वारा जापान का द्वार भी पश्चिमी शक्तियों के लिए खोल दिया गया। किस प्रकार, आइए हम देखते हैं। अमेरिका के एक नौसैनिक कोमोडोर थे, पेरी। उन्होंने जापान में प्रवेश किया, क्योंकि अमेरिका की रुचि थी जापान में। अमेरिका का मतलब था, एक तो कैलिफोर्निया का जो प्रशांत सागर का तट है, वहां पर सोने का भंडार मिला था। इस कारण वो जगह व्यापारिक केंद्र बन गई थी, और वहां तक पहुंचने के लिए जापान से होकर गुजरना आवश्यक था। और दूसरी चीज, अमेरिका का जो उत्तर पश्चिमी किनारा था, वहां पर व्हेल मछली का उन्नत व्यापार था। तो जो जहाज प्रशांत महासागर में आते जाते थे, उन जहाजों के रुकने के लिए, उनका रसद पानी लेने के लिए, उनमें कोयला भरने के लिए
मरम्मत करने के उद्देश्य से उन्हें एक ऐसे बंदरगाह की आवश्यकता थी जो प्रशांत महासागर में अमेरिका के सबसे निकट हो, और इस उद्देश्य के लिए जापान जो है उससे अच्छा और कोई बंदरगाह नहीं था। इसीलिए कमोडोर पेरी के द्वारा जापान से बातचीत की गई। 31 मार्च 1854 को शोगुन और अमेरिकन राष्ट्रपति के मध्य एक कनागावा की संधि हुई, जिसने जापान की जो 200 वर्षों की अलगाव की नीति चल रही थी उसे समाप्त कर दिया। इस संधि के द्वारा विदेशी जहाजों को ये अधिकार प्रदान किया गया कि वो बंदरगाहों पर रसद प्राप्त करने के लिए, ताजा पानी के लिए, कोयला भरने के लिए, मरम्मत के लिए आ सकते हैं। उन देशों के नाविकों को सुरक्षा भी दी जाएगी। साथ ही साथ उन देशों का वाणिज्यिक दूतावास भी स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार से ये संधि की गई थी। जापान ने अमेरिका से जो संधि की थी उसके बाद ब्रिटेन के साथ, डच, रूस, उनसे भी इस प्रकार की संधियां कर ली गई। यहां आप मैप में देखिए कि जो यूएसए है उससे जापान प्रशांत महासागर है बीच में, और उसके सबसे पहला जो बंदरगाह पड़ रहा है, जो देश पड़ रहा है, वो है जापान। तो इस कारण यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए ये अनिवार्य था कि वो जापान के साथ मित्रता करे, समझौता करे कि उसके जहाजों की मरम्मत जापान में हो सके। अब ये जो पश्चिमी देशों से संधि की जापान ने, उसके परिणाम तो कुछ ना कुछ होने ही थे, क्योंकि सामंत वर्ग तो पहले से ये चाह रहा था कि विदेशी शक्तियों को न घुसने दिया जाए, क्योंकि ये सामंतवाद को समाप्त न कर दें। तो तोकुगावा वंश का जो शोगुन था, चूंकि उसने संधि की थी, तो कुछ सामंत वंश थे ना जो उसके विरोध में थे, तो वो उसका बहुत ज्यादा विरोध करने लगे। पहली चीज तो ये कि पश्चिमी शक्तियों से ही उनको भय था, और दूसरा ये कि वो तोकुगावा शोगुन के विरुद्ध थे, इसलिए भी उन्होंने विरोध किया। और जो अंतिम शोगुन था तोकुगावा वंश का, केइकी, उसके ऊपर इतना प्रेशर डाला गया कि भाई तुमने ये गलत संधि कर ली है, तुम्हें ये संधि नहीं करनी चाहिए, तुमने जापान को विदेशी शक्तियों के हाथ बेच दिया है, और सब तरफ से उसके ऊपर इतना दबाव पड़ने लगा कि 4 अक्टूबर 1867 को उसे त्याग पत्र देना पड़ा। इस समय क्योतो में जो जापान के सम्राट थे, बड़े वृद्ध थे, मृत्यु हो गई थी, तो युवा मुत्सुहितो को 25 जनवरी 1868 को जापान का सम्राट बनाया गया। अब जो राजधानी क्योतो थी उससे उसे येडो, जो आज टोक्यो के नाम से हम जानते हैं, वहां पर स्थानांतरित कर दिया गया। अभी तक येडो के अंदर शोगुन रहा करता था, यहां से वो जापान का प्रशासन देखा करता था। अब सम्राट जो है वो भी क्योतो को छोड़कर येडो में ही आ गए। इसके बाद सम्राट ने उपाधि ग्रहण की मेइजी, मेइजी यानी जागृत, बुद्धिमान, इस तरीके की उपाधि धारण की। और ये जो सत्ता का हस्तांतरण होता है सम्राट के हाथ में, मेइजी के हाथ में, तो मेइजी शासन की पुनर्स्थापना आरंभ की जाती है, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि जापान का आधुनिकीकरण आरंभ किया जाता है। उसको नई नई तकनीकों से, नई शिक्षा नीति से, नई आर्थिक नीति से, नई सैनिक नीति से उससे लैस किया जाता है, ताकि वो पश्चिमी शक्तियों के समान ही बन सके। किस प्रकार ये किया गया, ये हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे।